शहजाद भाई, ये SIR को लेके पूरे देश में, बिहार में भी हमने देखा, राहुल गांधी ने बाइक यात्रा भी निकाली। अब वहाँ ममता बनर्जी एग्रेसिव हो गई। इतना ज्यादा इस पे हड़कंप क्यों मचा हुआ है ऐसे? देखिए, SIR बहाना है, परिवार को हार से बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर नहीं। ये SIR जो है, ये कोई देश में पहली बार नहीं। महाराष्ट्र में वही कांग्रेस, वही NCP शरद पवार, वही उद्धव सेना तुरंत SIR की मांग कर रही है, और वही कांग्रेस बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश में बोल रही है अभी क्यों कर रहे हैं SIR। एक कमेंट आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि बिहार में क्या एप्रीहेंशन क्रिएट किया गया कि करोड़ों वोट डिलीट हो जाएंगे। वही एप्रीहेंशन जो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश जी कर रहे हैं, वही एप्रीहेंशन जो ममता बनर्जी कर रही है। और दूसरी ओर बिहार के समय जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में था, 85,000 BLA कांग्रेस RJD के एक शिकायत दर्ज नहीं कर पाए। बंगाल में बंगाली वोट करेगा भारी और घुसपैठिया बांग्लादेशी वोट करेगा। और यही ममता बनर्जी 2005 में क्या बोलती थी, इलीगल वोटर्स है, इलीगल आ गए हैं लोग, उनको हटाना जरूरी है, उनके वोट नहीं होने चाहिए। तो वो तो खुद मानती थी कि UPA ने बसा रखे थे, लेफ्ट की सरकार ने बसा रखे थे। आज जब हम लोग डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करते हैं तो ये लोग दंगा क्यों फैलाते हैं? इसके पीछे मतलब आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी का वो स्टैंड जो आप कह रहे थे कि एक वक्त वो स्टैंड था, आज वो ये स्टैंड ले रहे हैं कि मैंने देखा बारिश में खड़े होके और वो माइक लगा के और सारी चीजें कि भाई ये क्यों हो रहा है। और बहुत वहाँ विद्रोह, मैंने सुना कई जर्नलिस्ट, कई मीडिया वाले उसके चक्कर में पिट गए जो रिपोर्टिंग करने गए थे मुर्शिदाबाद जिलों के आसपास के जो इलाके हैं। वहाँ पर तो स्टेट स्पॉन्सर्ड घुसपैठिया बचाओ आंदोलन चल रहा है। कुमार केतकर ने तो बोला है, कुमार केतकर आप ही के हमारे बिरादरी से निकले हैं, जर्नलिस्ट थे, फिर राज्यसभा पहुंच गए। आपने नहीं ली, आप पत्रकारिता में ही लगे रहे। सागरिका घोष और वो बाकी लोग ले चुके हैं वो अच्छी पत्रकारिता करते करते ले गए हैं। अमित जी, ये केवल और केवल अपने परिवारवादी स्ट्रक्चर को बचाने के, कोई मुझसे सवाल ना। और इनकी अगर ये थ्योरी वोट चोरी की इतनी अगर प्रबल होती तो भाई चुनाव बिहार के खत्म हुए। तारिक अनवर, शकील अहमद, मुमताज पटेल, अफाक आलम, कुमारी शैलजा हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में सब ने कहा कि ये वोट चोरी नहीं, हम लोग की कमजोरी। TMC का पहला नेता आया, राहुल जी से कुछ हो नहीं पाएगा, राहुल को हटाओ, ममता को लाओ इंडिया अलायंस में। फिर अखिलेश जी के नेताजी आए, रविदास मेहरोत्रा, ये राहुल बेकार है, राहुल गांधी बेकार है, इसको हटा दो, हमारे अखिलेश जी लीड करें। बट राहुल गांधी आपको लगता है वेस्ट बंगाल जाने वाले हैं चुनाव प्रचार के लिए? सीरियसली लेता है वैसे? तेजस्वी जी ने तो बोला यार इसको भेजो विदेश, क्यों बुलाया है इसको वापस। बंगाल में भी दीदी जो है वो मतलब रोज प्रार्थना करती होंगी, वो इबादत करती होंगी कि अल्लाह ये राहुल को मत भेजना, भगवान राहुल को मत भेजना, बंगाल ना है, राहुल ब्राजील चला जाए, राहुल विदेश चला जाए, राहुल बैंकॉक चला जाए, बंगाल ना है। ये सब वो वहाँ पे दुआ पढ़ रहे होंगे। एक परिवार, दो भाई, एक कांग्रेस में, एक BJP में। वो टेक्निकली कांग्रेस में नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस परिवार से जुड़े। भाई वर्सेस भाई तो देखा मैंने, उसमें तो आमने सामने आप लोग कई बार टकराए भी, भिड़े भी। घर में भी ऐसे ही रहता है। देखिए, एक तो ऐसा है कि कांग्रेस ने कहाँ से अपने इंपोर्ट किए नेता? कन्हैया कुमार कहाँ से? वो उधर की उपज है। वो उसने नक्सलियों को शहीद बोला, कांग्रेस ने उसको ले लिया। आज अमित शाह जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलिज्म पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। बिहार नक्सल मुक्त हो गया, हिडमा मारा गया, तो हिडमा के नाम पे ये लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। एक मुस्लिम परिवार से आते हैं आप, शहजाद पूनावाला नाम। लोग पूछते नहीं BJP में कैसे? BJP में मुस्लिम परिवार का एक बेटा, शहजाद BJP में कैसे? BJP एंटी मुस्लिम जो कहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं अमित प्रकाश और नीति पथ के इस स्पेशल एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद SIR की चर्चा पूरे देश में अब भी है। वेस्ट बंगाल, असम और अब अलग अलग जगहों पे भी, खासतौर पे कांग्रेस सीधा प्रहार कर रही है। बिहार में भी आपने देखा होगा। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे टकराव लगातार विपक्ष के साथ BJP का बढ़ रहा है। ऐसे में देश में इस वक्त क्या माहौल है, और खासतौर पे हाँ, वेस्ट बंगाल पे इस वक्त पूरे देश की नजर है कि क्या चल रहा है। ममता बनर्जी जो बातें कह रही हैं, वहां जिस तरीके से बॉर्डर्स पे लोग जमा हैं, वो कौन लोग हैं, कितने दिन पहले यहाँ आए थे, कौन उन्हें यहाँ लेके आए थे, सभी सवालों के जवाब और उसमें उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और डिस्कस करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ शहजाद पूनावाला, BJP के सीनियर लीडर हैं, आज स्टूडियो में हमारे साथ। बहुत स्वागत। न्यूज़ चैनल छोड़ने के बाद पहली बार मुलाकात आपसे। बिल्कुल, और कम लोगों को पता होगा कि जिस वक्त आप आपके चैनल में थे, मैं उसी चैनल में एंकर के रूप में भी था, तो हम दोनों का पथ एक बार मिल चुका है और फिर से आज मिल रहा है। दो भाई शो, एक वहाँ भाई वर्सेस भाई, हाँ मुझे याद है वो। तो भाई वर्सेस भाई में एक परिवार पथ पे था और हम राष्ट्र पथ पे हैं। तो राष्ट्रपथ और परिवार पथ
ये इसी की लड़ाई आपने बिहार में भी देखी, इसी की लड़ाई बंगाल में भी देखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अपने परिवार का हित सर्वोपरि है, हम लोगों को लगता है राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और बिहार की जनता ने संदेश दिया है कि वो नीतीश जी और मोदी जी के राष्ट्रपथ या राज्य के लिए विकास के पथ पर चलना चाहती है, तेजस्वी और राहुल गांधी के नेपो पथ पर नहीं चलना चाहती है। आप तो बिहार रहे, मुझे लगता है बीच में आप कई बार गए भी शायद। मुझे शहजाद भाई, ये एसआईआर को लेके पूरे देश में, बिहार में भी हमने देखा राहुल गांधी ने बाइक यात्रा भी निकाली, अब वहां ममता बनर्जी एग्रेसिव हो गई। ये इतना ज्यादा इस पे हड़कंप क्यों मचा हुआ है ऐसे? देखिए, एसआईआर बहाना है, परिवार को हार से बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। ये एसआईआर जो है ये कोई देश में पहली बार नहीं हो रहा। 2014 से पहले 10 से 12 बार एसआईआर हो चुका, और कल उस समय तो कम टेक्नोलॉजी थी, कम कागज थे जो एक्सेप्ट किए जाते थे। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज 11 से 12 डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं एसआईआर की एक्टिविटी में, एक्सरसाइज में। यही एसआईआर जो फेक वोटर्स डिलीट करने के लिए, जो फर्जी वोटर्स है, डुप्लीकेट वोटर्स है, या जो वोटर्स के नाम जो है मतलब वो मृत हो चुके हैं या जो भी है, ये शुद्धिकरण जो है वोटर मतदाता सूची की, उसके लिए पैरवी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में करती है। पता है, महाराष्ट्र में लोकल चुनाव चल रहे हैं अभी 1 और 2 दिसंबर को। तो वहां पे कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि तुरंत करा दो एसआईआर। आपको पता है ये बात? और बिहार और बंगाल में बोलेंगे नहीं 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 कराना है, उत्तर प्रदेश में बोलेंगे नहीं कराना है, बहुत जल्दबाजी में करा रहे हो। मतलब ये एसआईआर नहीं, ये सेव योर परिवार एंड हिपोक्रेसी। यार कितनी हिपोक्रेसी है। सोचिए, महाराष्ट्र में वही कांग्रेस, वही एनसीपी शरद पवार, वही उद्धव सेना तुरंत एसआईआर की मांग कर रही है, और वही कांग्रेस बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश में बोल रही है अभी क्यों कर रहे हैं एसआईआर। शहजाद भाई, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, सेम एसआईआर मतलब सेम प्रोसेस वहां भी, सेम प्रोसेस यहाँ भी, जो महाराष्ट्र में एक ही प्रोसेस होता है भाई। एसआईआर के लिए जो एक पुरानी मतदाता सूची होती है, जो एक बेस सूची मानी जाती है, उस बेस सूची में यदि आपका नाम है तो ज्यादातर लोग तो उसमें इंक्लूडेड है। कुछ लोग जो ऐड हुए उसके बाद उनके पास और सभी लोगों के पास एन्यूमरेशन फॉर्म जाता है, उसको आपको भरकर वापस देना है। अब उसमें से जो फॉर्म वापस नहीं आते, या जो लोग मृत हो चुके, या जिनके वोट कहीं और पे है, या जिनके 2 जगह पे है, वो सारे छांटे जाते हैं। बच गए तो वो एक फ्रेश, एक इंटेग्रिटी वाली, प्योरिटी वाली एक मतदाता सूची तैयार होती है। निश्चित रूप से वो चुनाव से पहले ही करेंगे ना। चुनाव के बाद करने का क्या मतलब होगा? चुनाव से पहले ही तो आप चाहेंगे ना कि आपकी मतदाता सूची एकदम एक्यूरेट हो, ताकि अगर मान लो डुप्लीकेट 2 वोट हो, या आप फेक वोट हो, या कोई फर्जी वोट हो, उसका मिसयूज ना हो। तो अभी मैं जब आ रहा था आपके यहाँ रिकॉर्डिंग में, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, कि बिहार में क्या एप्रीहेंशन क्रिएट किया गया कि करोड़ों वोट डिलीट हो जाएंगे। वही एप्रीहेंशन जो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश जी कर रहे हैं, वही एप्रीहेंशन जो ममता बनर्जी कर रही हैं। और दूसरी ओर बिहार के समय जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में था, 85,000 बीएलए कांग्रेस आरजेडी के एक शिकायत दर्ज नहीं कर पाए, एक कंप्लेंट नहीं दे पाए, एक फर्जी वोट जो है गलत कटा है या कुछ उसमें गलती हुई है वो प्रमाण नहीं दे पाया। उल्टा प्रशांत भूषण ने तो एक फेक एफिडेविट दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। अब क्या है, अब बंगाल में फॉर इंस्टेंस बात करो, बंगाल की आबादी बिहार से कम, बंगाल के लिए समय एसआईआर का ज्यादा है बिहार की तुलना में। बिहार में एकदम स्मूथली हो गया, कोई स्टे नहीं लगा, कोई शिकायत आपने नहीं दी। और बंगाल में जहां पर आपके इतने सारे बीएलए है, जहां पर आपके इतने सारे कार्यकर्ता है जो इस प्रोसेस को असिस्ट कर सकते हैं, वहां पर हाय तौबा मचाए हुए। क्योंकि इन पार्टियों का क्या है, डी से डिसइंफॉर्मेशन, डी से ट्रूथ को डिस्टोर्ट करना, और डी से अब तो दंगा भड़काने की बात, क्योंकि घुसपैठिया बचाना है। आप बोलेंगे बिहार में कितने घुसपैठिए आ गए, अब बताओ। बिहार में आपको बताता हूं, नेट जो कटे वोट्स वो 45 लाख के आसपास थे। इन्हीं 45 लाख के जो फर्जी या फेक या डुप्लीकेट वोट्स होते हैं ना, इसी का तो इस्तेमाल ये घुसपैठिए करते हैं वोट करने के लिए। और इसके अलावा जो 45 लाख वोट्स थे जो कटे और डिलीट हुए, और फिर एक मतदाता सूची बनी बाकी के वोटर्स की 7.2 या 7.3 जो भी करोड़ की, उसमें भी जो 45 में से भी 3 लाख वोटर्स जो फर्जी वोट थे, उनको नोटिस भेजे इलेक्शन कमीशन ने कि आप प्रमाण दीजिए कि आप किस आधार पर बता रहे थे कि आप वोटर थे। और अगर वो नहीं दे पाएंगे, फिर उसके आगे की कार्रवाई एमएचए और बाकी एजेंसी करेगी कि ये फर्जी है, ये घुसपैठिया है, क्या है। तो घुसपैठिया आइडेंटिफाई करने की बात से ये ऑपोजिशन में इतना हड़कंप क्यों है भाई? बिहार में बिहारी वोट करेगा, भारी वोट करेगा, बंगाल में बंगाली वोट करेगा भारी, और घुसपैठिया बांग्लादेशी वोट करेगा। और यही ममता बनर्जी 2005 में क्या बोलती थी, इलीगल वोटर्स है,
इलीगल आ गए हैं लोग, उनको हटाना जरूरी है, उनके वोट नहीं होने चाहिए। तो वो तो खुद मानती थी कि यूपीए ने बसा रखे थे, लेफ्ट की सरकार ने बसा रखे थे। आज जब हम लोग डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करते हैं तो ये लोग दंगा क्यों फैलाते हैं? इसके पीछे मतलब आपको क्या लगता है ममता बनर्जी का वो स्टैंड जो आप कह रहे थे कि एक वक्त वो स्टैंड था, आज वो ये स्टैंड ले रहे हैं कि मैंने देखा बारिश में खड़े होके और वो माइक लगा के और सारी चीजें कि भाई ये क्यों हो रहा है, और बहुत वहां विद्रोह मैंने सुना, कई जर्नलिस्ट कई मीडिया वाले उसके चक्कर में पिट गए जो रिपोर्टिंग करने गए थे मुर्शिदाबाद जिलों के आसपास के जो इलाके देखिए हैं वहां पर तो स्टेट स्पॉन्सर्ड घुसपैठिया बचाओ आंदोलन चल रहा है। आप देखिए उनके एक बयान, ममता बनर्जी का 2 दिन पहले का बयान है कि भारत हिला दूंगी, उनका बयान है कि दंगे हो जाएंगे। फिराद हकीम उनके बहुत करीबी नेता उनको माना जाता है, जो मिनी पाकिस्तान की भी परिकल्पना करते हैं, वो बोलते हैं हाथ पैर तोड़ देंगे इलेक्शन कमीशन का। एक विधायक बोलता है कि लटका देंगे, एक बोलता है बीएलओ को थ्रेटन करता है, एक वहां पे महतो नाम के बीएलओ को थ्रेटन करता है कि एक भी फर्जी नाम काटा तो तुझे घर में आके पीटेंगे। इसी से तो बीएलओ परेशान हो रहे। तो पूरी की पूरी कवायद और ये जो मैं कह सकता हूं सियासी धर्मांतरण, आपने कन्वर्जन तो सुना होगा, राइस बैग को लेकर कन्वर्ट हो जाते हैं। सियासी धर्मांतरण ये है कि वोट बैंक की थैली लेकर कन्वर्ट हो जाना। जो ममता बनर्जी, मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं, आप ही के मीडिया वाले लोगों का है, एक रिपोर्ट बनाई थी और देखिए कितना अंतर हो जाता है। बनर्जी उस दिन लोकसभा में घुसपैठ के मुद्दे पर बोलना चाहती थी, लेकिन इजाजत नहीं मिली और वो संसद में ही रोने लगी। उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी और ममता बनर्जी तब एनडीए का हिस्सा थी। तब ममता बनर्जी को लगता था कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब यही ममता बनर्जी घुसपैठ पर गृहयुद्ध छिड़ने की बात कह रही है। ये तब की बात है जब मंत्री हुआ करती अरे थी। वो आइकॉनिक फोटो थी, याद है, कागज जो उन्होंने सोमनाथ चैटर्जी पर स्पीकर के चेयर पर फेंके थे, तो उस समय की घटना। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये सियासी धर्मांतरण सबका हुआ है भाई। उद्धव सेना का हो गया, वो सोनिया सेना बन चुकी है अब। हाँ, वोट बैंक के चक्कर में है वो, हिंदुत्व को गाली देने वाले लोग और बाबरी बनाने वाले लोगों के साथ हो चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये तेलंगाना में कांग्रेस ने, पता है 2023 के चुनाव से पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि 70 लाख वोट काटे जाने चाहिए ये लोग। तो ये चमत्कार होता है, फिर कटे 22 लाख और कांग्रेस जीती। तो वो किसके कटे होंगे? हैदराबाद में मान लीजिए किसके कटे होंगे? कुछ मुस्लिम वोटर्स ही कहीं कटे होंगे। वहां पर एकदम अलग स्टैंड है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में 45 लाख वोट कटे, ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। बिहार में 89 लाख वोट काटने की बात कर रहे थे, पर जब एसआईआर के माध्यम से 45 लाख वोट छटे तो उस पर बवाल था। ये इतना, मैं कह सकता हूं ना, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ये इतना डिस्टॉर्ट करते हैं, ये इतना कंफ्यूज करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो है पैटर्न, बिहार में प्रीपोल एक्सक्यूज बनाया क्योंकि उनको पता था चुनाव हारने वाले। महाराष्ट्र, हरियाणा हारे तो ये पोस्ट पोल एक्सक्यूज बना रहे थे। ये बहाने इसलिए बनाते हैं क्योंकि अपने ऊपर कोई आंच ना आए, कोई मुझसे सवाल ना पूछे कि भाई राहुल जी आप क्यों हारे, 95 चुनाव क्यों हारते हैं, क्यों आपका नेतृत्व फेल है। तो अपने आप से ध्यान भटकाने के लिए ये एसआईआर, इलेक्शन कमीशन, पहले ये याद है आप 1 साल पहले आपने एसआईआर और वोटर लिस्ट के बारे में नहीं सुना था, उस समय ईवीएम। अब एक लॉजिकल बात बताइए, नीति पथ के सारे जो आपके श्रोता दर्शक है बहुत समझदार है, अगर ईवीएम मशीन ही मैनिपुलेटेड होती तो भाई वोटर लिस्ट और एसआईआर क्यों करते हम? अच्छा, ईवीएम हम मैनिपुलेट कर रहे हैं और वोटर लिस्ट भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। भाई अगर सारे बटन दबा दबा के बीजेपी को ही वोट जा रहा है ईवीएम में, ये उनका आरोप था या उस समय वो आरोप गलत था? आज आप मान रहे हैं, झूठ बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 40 बार ईवीएम पे फैसला दिया, नहीं मानते। फिर ईवीएम से गोल पोस्ट शिफ्ट किया है, अभी 1 साल से ईवीएम कोई नहीं बोलता। अब ईवीएम के बाद आ गए वोटर लिस्ट, एसआईआर पर। और आज ही का बयान है, कुमार केतकर ने तो बोला है, कुमार केतकर आप ही के हमारे वो बिरादरी से निकले हैं, जर्नलिस्ट थे, फिर राज्यसभा पहुंच गए। आपने नहीं ली, आप पत्रकारिता में ही लगे रहे। सागरिका घोष और वो बाकी लोग ले चुके हैं वो अच्छी पत्रकारिता करते करते ले गए हैं अमित जी। एनीवे, तो उन्होंने कहा कि सीआईए और मोसाद ने हमको 2014 का चुनाव हराया। मतलब आप बताइए कि जनता का कितना बड़ा अपमान है, जनता के विवेक का कितना बड़ा अपमान है। मैं जीतू चुनाव तो सब कुछ ठीक, मैं हारू चुनाव तो ईवीएम दोषी, इलेक्शन कमीशन, एसआईआर, जनता दोषी, सीआईए दोषी। इनकी रिसर्च करता कौन है? ये सब, ये मोसाद और ये सब बातें कहाँ से आ गई भारत के चुनाव में? देखिए, मैं कहता हूं ना, अब जेनजी की भाषा में बोलूं कि दे आर इन डेलुलु, देयर इज नो सोलुलु, राहुल इज इन हॉनोलुलु एंड दे से इलेक्शन कमीशन व्हाट डिड यू डू? ताउम्र कांग्रेस रिमेन इन डिलुलु।
धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करना इनका सोलुलू। अब मैंने देखो गालिब की शेर को भी जेंजी कर दिया है। तो ये है इनका पूरा का पूरा। ये डेल्यूजन का जो है ना, मतलब इंटरनेशनल डेल्यूजन में है ये भाई। अब बताइए कि इतनी विवेकशील हमारी जनता है। अच्छा, ये कितना गजब का मामला है। बंगाल में इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक काम करता है, ममता दीदी जीतती है तो। फिर वहां से आते तो आसाम में गड़बड़ हो जाता है, त्रिपुरा में गड़बड़ हो जाता है, फिर वो आता है तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में गड़बड़ है, दिल्ली में गड़बड़ है, पंजाब में बिल्कुल ठीक काम है ना। फिर पंजाब में ठीक काम करते 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 फिर वो मध्य प्रदेश में गड़बड़ है, महाराष्ट्र में गड़बड़ है, हरियाणा में गड़बड़ है। हाँ, पर फिर वो वहां पे तेलंगाना में बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, झारखंड में बिल्कुल एकदम अच्छा काम कर रहा है, जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये क्या है मतलब? इसीलिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने कहा ना कि ऐसे दोष देना ये गलत बात है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा ना, ऐसे ही आरोप, निराधार आरोप लगाना गलत बात है। ये केवल और केवल अपने परिवारवादी स्ट्रक्चर को बचाने के लिए। कोई मुझसे सवाल ना पूछे। और इनकी अगर ये थ्योरी वोट चोरी की इतनी अगर प्रबल होती तो भाई चुनाव बिहार के खत्म हुए हैं। तारिक अनवर, शकील अहमद, मुमताज पटेल, अफाक आलम, कुमारी शैलजा हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में सब ने कहा कि ये वोट चोरी नहीं, हम लोग की कमजोरी है, हम लोग की इनफाइटिंग हुई। तो कांग्रेस की मतलब ये राहुल गांधी के सबसे क्लोज लोग हैं ये लोग तो मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस के जो निकट के लोग हैं गांधी परिवार के, वो भी देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है, वो सच का सामना कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि धूल चेहरे पर है। पर कांग्रेस के जो अति चाटुकार है जैसे कुमार केतकर, वो कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, राहुल जी में कोई खोट नहीं। मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि दोष इज इन बेटा, दे आर ब्लेमिंग डेटा। क्या करेगा इस सनराइज के चक्कर में, सन के राइज के चक्कर में सनसेट हो गया पार्टी का। वो फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वो अच्छा, कांग्रेस, एक 10 सेकंड और लेना चाहता हूँ भाई। कांग्रेस के ये बहानेबाजी, उनके नेता तो नहीं मानते, जनता भी नहीं मानती, इनके एलाइज भी नहीं मानते। जैसे चुनाव बिहार के खत्म हुए अगले दिन एकदम बाइट देने के लिए तैयार हो गए सारे। टीएमसी का पहला नेता है, राहुल जी से कुछ हो नहीं पाएगा, राहुल को हटाओ, ममता को लाओ इंडिया अलायंस में। फिर अखिलेश जी के नेताजी आए, रविदास मेहरोत्रा, ये राहुल बेकार है, राहुल गांधी बेकार है, इसको हटा दो, हमारे अखिलेश जी लीड करेंगे। तो भाई अगर वोट चोरी हुई तो राहुल को हटाने की बात क्यों करते हो आप अलायंस से? आप तो सिंपैथी में उनके साथ खड़े रहिए ना। मतलब कि ना जनमत है, ना संगत है, केवल जनपद है। अब जनपद पे नहीं चल रहा ना, नीति पथ पर चल रहा है देश। शेजाद जी, अभी बैनर्स लग गए हैं वेस्ट बंगाल में, बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शिलान्यास, और वो उनके विधायक हैं, बहुत क्लोज माने जाते हैं ममता बनर्जी के। नाम भी उनका हुमायूं है भाई, तो है। बाबर के प्रति उनकी संवेदना होगी। उनके स्टेटमेंट को, अब जैसे वो उनका स्टेटमेंट आया उसके बाद उन्होंने कहा बहुत सारे धर्मगुरु आ रहे हैं, प्लस उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी भी आएंगी और वो कोलकाता में एड्रेस भी करेंगी। ये जो एक एक करके हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? शुद्ध रूप से इसको कह सकते हैं कि वोट बैंक का नंगा नाच है। बाबर कोई भारत के मुसलमानों का आइकॉन नहीं है। बाबर एक आक्रांता, बाबर एक हत्यारा। बाबर ने हिंदुओं का नरसंहार किया, पूरे मुगलों ने नरसंहार किया। मुगलों ने मंदिर तोड़े, मुगलों ने हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया। और ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करना, उसके नाम की मस्जिद तामील करने की बात करना। मुझे एक बात बताइए, जर्मनी में कोई अगर हिटलर का महिमा मंडन करे तो क्या होगा? उस पर केस हो जाएगा। और यहाँ पर आप ऐसे लोगों का महिमा मंडन कर रहे हैं, उसके नाम की मस्जिद बना रहे हैं, जिसने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, मंदिर तोड़े, प्रभु श्री राम के जन्मभूमि के ऊपर एक ऐसा ढांचा विवादित तैयार कर दिया जिसको हटाने में और फिर वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने में 500 वर्ष का इंतजार हिंदू समाज को करना पड़ा। आप किसको चिढ़ाना चाहते हैं? और इस शुद्ध रूप से हिंदू समाज को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। यह है टीएमसी की प्रणाली। टीएमसी का मतलब क्या है? नॉट तृणमूल कांग्रेस। तुष्टीकरण मुझे चाहिए भाई। जय श्री राम का विरोध करती है ममता बनर्जी, अरेस्ट करवा दिया। फिर माँ दुर्गा, माँ काली का अपमान महुआ मोइत्रा ने किया। सयोनी घोष का एक वो आपको ट्वीट याद होगा, उसने जो शिवलिंग के पे किया, करके दिखाओ किसी और धर्म के बारे में। ठीक है, उन्होंने किया। कुणाल इनके कल्याण बैनर्जी ने माँ सीता के विषय में जो टिप्पणी की, तो एक पैटर्न है। और उनके पूरे अलायंस का भी, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, राम मंदिर बेकार, राम भक्तों पर गोली चलाना, राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, नाच गाना। तो ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम है ना, ये वोट बैंक के लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट्स देना, वक्फ की वकालत करना, दंगे भड़काना,
सीए के विरोध में आना, दंगे भड़काना, एनआरसी का डर दिखाना, दंगे भड़काना, एसआईआर इज इक्वल टू एनआरसी बोलकर दंगे भड़काना, और अब लास्ट में आ गया है कि भाई शुद्ध रूप से जब राम मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण हो रहा है, ध्वजारोहण हो रहा है, उस दिवस पर दो सुर निकले, एक ये टीएमसी के नेता का, हुमायूं का, और दूसरा पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने भी एक स्टेटमेंट इशू किया कि ये माइनॉरिटीज के साथ गलत हो रहा है, फलाना हो रहा है, बाबरी मस्जिद बनाना चाहिए, और वही स्टेटमेंट यहाँ का है। तो आप बता दीजिए रिश्ता क्या कहलाता है? आपको लगता है क्या ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्टेड है एक दूसरे से? मतलब मैंने तो अभी तक इसको इंटरप्रेट नहीं किया उस तरह नहीं, से। कनेक्टेड है, वहां से सुर, यहाँ से ताल। ये मैं तो आपको नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको। दोनों के स्टेटमेंट्स में आप देखिए, दोनों कहते हैं हिंदुत्व तो बहुत जहरीला है, दोनों कहते हैं इस्लामोफोबिया छा गया है, दोनों कहते हैं राम मंदिर जो बना वो बहुत ही पीड़ादायक हमारे लिए है, बाबरी मस्जिद फिर से बनाना है, और दोनों के ऊपर इतना कोऑर्डिनेशन है कि 370 हटाते हैं तो वहां से बयान, यहां से समर्थन, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं वहां से डिनायल, यहां से समर्थन, बालाकोट एयर स्ट्राइक करते हैं वहां से डिनायल, यहां से समर्थन, ऑपरेशन सिंदूर में उनको पीटते कूटते हैं तो वहां से डिनायल, यहां से समर्थन। तो एक नहीं, श्रृंखला है, पूरी श्रृंखला है कि भाई पाकिस्तान का हाथ और इन विपक्षी दलों का हाथ कैसे एक साथ। मैं इसलिए कहता हूं कि सेना और हिंदू का अपमान, पाकिस्तान मेरा भाईजान, ये है इनकी पहचान। शहजाद जी, इसमें एक बात और भी मुझे निकल के आती है, हालांकि आपने बीएलओज को लेकर जो बात कही, बट कई जगहों पे, कई अखबारों में ये खबर छपी ना, बीएलओज परेशान है, कई जगहों से सुसाइड की भी खबरें आई, कई जगहों से लोग परेशान है, इसको लेकर लोग ट्वीट भी करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने हैंडल से ट्वीट किया, आरजेडी ने अपने हैंडल से ट्वीट किया कि भाई बीएलओज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती की जा रही है उनके। देखिए, पहले तो किसी भी बीएलओ की, उसकी सुरक्षा की, उसके स्वास्थ्य की चिंता हमारी भी चिंता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी बीएलओ में पे कोई भी किसी भी प्रकार का तनाव हो तो उसको एड्रेस करना चाहिए, परंतु जिस अखबार की आप हेडलाइन की बात कर रहे हैं, जो इतनी मिसलीडिंग थी, जिसको राहुल गांधी ने कोट किया, 16 बीएलओ की अकारण मौत या अचानक से मौत, उसमें आप डिटेल देखना, एक में तो एक्सीडेंट से बीएलओ मर गया, तो भाई एक्सीडेंट का दोष आप कैसे डाल सकते हैं किसी पे? अच्छा, 16 मृत्यु हुई है, ये उस अखबार की हेडलाइन जिसको लेकर कांग्रेस ताता तैया कर रही है, और तृणमूल कांग्रेस कहती है 31 तो केवल बंगाल में मरे हैं सुसाइड से। तो आंकड़ा कौन, मतलब इतना ट्रिवियली आप इसको ट्रीट कर रहे हैं। अब आते हैं एक एक केस पे। ये पहला केस जो शुरू हुआ प्रदीप कर का, प्रदीप कर नाम का एक बीएलओ, आत्महत्या हो गई उसकी, उसका एक सुसाइड नोट मिला। फनी चीज ये थी, जिस हाथ से वो लिखता था उसकी 4 उंगली गायब थी, वो लिख नहीं सकता था। अब वो सुसाइड नोट उसका है या नहीं है, यही फॉरेंसिक टेस्ट नहीं हुआ, पर आरोप लगा के भाग जाओ। एक केस था काकोली सरकार, उसने सुसाइड नोट में ये लिखा कि मैं मेरी डेथ के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, उसका भी दोष अब एसआईआर पे। बंगाल में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सीधा एसआईआर से ही लिंक, भूकंप भी हो गया ना मान लो, तो वो बोलेंगे एसआईआर की वजह से भूकंप हुआ है। तो इस लेवल का चल रहा है। और असली प्रेशर क्या होता है, विवेक महतो नाम का बीएलओ, उसको जमीरुल मुल्ला, टीएमसी का कार्यकर्ता, हाथ पैर तोड़ने की बात करता है, वो नहीं है बीएलओ पर थ्रेट, उससे मानसिक दबाव नहीं होगा क्या? दूसरा केस, इरफान अंसारी, झारखंड का हेल्थ मिनिस्टर, सरेआम बोलता है कि बंधक बना दो। किसको? बीएलओ। कौन है वो बीएलओ? बीजेपी के तो या ये इसी के लोग नहीं है, वो झारखंड के सरकार के एम्प्लॉई है, उनको बंधक बनाओ। उससे प्रेशर होगा कि नहीं होगा? तीसरा उदाहरण, अनीश जॉर्ज, केरला का केस। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अनीश जॉर्ज की हत्या का वीडियो दिया और ऑडियो दिया और बोला कि केरला के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने उसको धमकाया था, उसका भी दोष हम पे। कैसे? अच्छा, दूसरी बात अब देखिए, बिहार में इतनी बड़ी आबादी, सीमित समय कंपेयर टू द अदर स्टेट्स, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो 27 में चुनाव है, कहाँ उत्तराखंड में और जहां जहां हो रहा है बहुत समय है चुनाव में, वहां पर एक भी ऐसा केस नहीं आया, सारे केसेस अभी आ रहे हैं। अभी जो 12 स्टेट में हो रहा है, 51 करोड़ वोट्स अप्रोक्सीमेटली है, और 5 लाख या 5.5 लाख बीएलओ है, तो प्रति बीएलओ को 1000 फॉर्म्स जैसे वो करने हैं, चेक करने हैं, इन अ स्पैन ऑफ 30 to 35 डेज। और ये कोई 7-8 दिसंबर को खत्म नहीं होगा, ये 7 फरवरी तक चलेगा। मतलब अगर मान लीजिए कि गलती करता है कोई बीएलओ, या उसका कुछ नहीं होता है, ठीक से वोट नहीं डालता है, या गलती से कट करता है, या गलती से ऐड करता है, तो बीएलए उसको असिस्ट करते हैं, बीएलए उसको रेक्टिफाई करा के, पार्टी रेक्टिफाई करा, इंडिविजुअल रेक्टिफाई करा के, फरवरी 7 तक समय है। आप बताइए कि बिहार में एक भी ऐसा केस नहीं है, और अब हर केस को गलत प्रकार से
एक नैरेटिव बनाने के लिए, क्योंकि ये प्रक्रिया रोकनी है। और ये प्रक्रिया क्यों रोकनी है मैंने आपको इसलिए बताया कि एक तो ये बहानेबाजी है और दूसरा उन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिले जिनका अधिकार नहीं बनता है, वो फर्जी वोट डाल सके, इसके लिए एक व्यवस्था बना के रखनी, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। पर मैं तो कहता हूँ एक भी केस बीएलओ का, कोई भी किसी के साथ भी कुछ हो, उसमें सरकार को और इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, उसमें कोई दो राय की बात नहीं। पर जो ओपन थ्रेट कर रहे हैं उनके बारे में क्या, वहां पर मानवता कहाँ गई आपकी? राहुल गांधी इरफान अंसारी पे क्यों नहीं बोलते? राज्यसभा के बुलेटिन में जय हिंद और ये जो तमाम चीजें कही गई, ममता बनर्जी उन्होंने मीडिया से दूर से ही है सही, हालांकि उन्होंने आके कहा कि भाई देखा मैंने वो बाइट। ये हमारे जो इससे टकराएगा वंदे मातरम से और जय हिंद से, वो चूर चूर हो जाएगा। तो अब ये क्यों हुआ, क्यों? लेकिन सबसे पहले तो ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट है ना कि जय हिंद और वंदे मातरम से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इनके सबसे खास एलाई समाजवादी पार्टी के सबसे खास नेता अबू आजमी ने बोला वंदे मातरम मैं बोलूंगा ही नहीं, मेरे इस्लाम के खिलाफ है। शफीकुर रहमान बर्क वंदे मातरम जब प्ले होता ना पार्लियामेंट में, उठ के चले जाते थे, रुकते नहीं थे। अब मैं आता हूं इस बुलेटिन पे। बुलेटिन में जो चीज लिखी गई है वो कोई 2025 में नहीं लिखी गई है पहली बार। और क्या लिखा गया है? ये नहीं लिखा गया कि जय हिंद और वंदे मातरम मत बोलिए। जय हिंद और वंदे मातरम को एज ए स्लोगन टू क्रिएट द डिस्टर्बेंस या व्यवधान इन द प्रोसीडिंग्स और वाइल प्रोटेस्टिंग, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये मैंने नहीं कहा है। 1996 से जब से राज्यसभा के हैंडबुक ऑफ रूल्स पब्लिश हो रही है तब से ये इंक्लूडेड है, बेस्ड ऑन 1960s टू अप टू 2014 रूलिंग्स ऑफ द चेयर। क्यों? मैं आपको उदाहरण देता हूं। हम जैसे एक शो में, या आप एंकर करते थे, तो डिबेट भी होता है तो एक नियमावली से होता है। मान लीजिए डिबेट में 5 लोग हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है। कांग्रेस वाला बोल रहा है, बीजेपी वाला बीच में बोल दे जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, वंदे मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आप क्या बोलोगे एज ए एंकर? ये भाई रुक जा यार, इसका मतलब आप जय हिंद का विरोध कर रहे हो, या आप कह रहे हो कि इस प्रकार से आप उसको अपमानित नहीं कर सकते उस पवित्र नारे को, और डिस्टर्बेंस के लिए इस्तेमाल करके डिबेट के नियम को नहीं तोड़ सकते। अगर डिबेट की रूल हो सकती है तो पार्लियामेंट में भी तो रूल ऑफ प्रोसीडिंग होता है। आपको सम्मान से बोलना है जय हिंद वंदे मातरम, और सम्मान से बोला भी जाता है। वंदे मातरम बाकायदा सेशन के बाद वंदे मातरम जो है वो हम लोग बोलते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने वंदे मातरम में भी काट छाट किया, उसको काट दिया, एक ही पैराग्राफ रखा और बाकी को हटा दिया, जो लोग वंदे मातरम पार्लियामेंट के और असेंबली के सेशन के बाद नहीं बोलते, जैसे अबू आजमी जो कहते हैं मेरे धर्म के खिलाफ है, वो लोग वंदे मातरम की पैरवी कर रहे हैं। और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं कि देश के किसी भी पवित्र नारे को एज ए आप डिस्टर्बेंस के लिए इस्तेमाल करें। जैसे ये लोग पार्लियामेंट में हुड़दंग मचाते हैं, हुड़दंग मचाते वक्त ये पवित्र नारों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए, पर जब वो एक उसके उसमें मतलब हम जब उसका बोलने का एक सम्मान से बोलेंगे, जब हम जय हिंद बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, उससे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के प्रति हमारी ऊर्जा प्रकट होती है। आप उसको व्यवधान के लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब आपकी मन की सोच कितनी खराब है। और मैं तो कहता हूं ममता बनर्जी का स्टेटमेंट तो मैं स्वागत योग्य मानता हूं, पर ममता बनर्जी ये स्टेटमेंट जो है ना समाजवादी पार्टी की तरफ डायरेक्ट कर। और उनका कंसर्न ये है कि राज्यसभा सदस्य जब अपने भाषण देते हैं तो भाषण खत्म होने के बाद वो ये ना बोलें। इस पर उनको आपत्ति है कि क्यों नहीं, ये फिर वो मिस इंटरप्रेट कर, वो उसमें नहीं है। आप पूरा बुलेटिन पढ़िए, ये कोई भी नहीं कह रहा कि आप इसको इस प्रकार से नहीं, सम्मानजनक तो हर व्यक्ति बोल सकता है, पर उसको इस प्रकार से डिस्टर्बेंस, या वो कह सकते हैं ना जब वो विपक्ष के लोग हुड़दंग मचाते हैं, हुड़दंग के समय जैसे आप पोस्टर नहीं ला सकते, या आप जो है मतलब व्यवधान क्रिएट करने के लिए अलग अलग तौर तरीके अपनाते, उसमें आप इस पवित्र नारे को धूमिल करने की कोशिश नहीं कर सकते। ये मात्र है। ममता बनर्जी खुद महाकाल मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया, दूसरी तरफ टीएमसी लीडर्स जो हैं वो नैरेटिव चलाते हैं बाबरी मस्जिद की। ममता बनर्जी को क्लैरिटी है क्या, कि मतलब आपको क्या लगता है? जैसे मैंने महाकाल मंदिर के उद्घाटन वाली उनकी वो भी देखी, माता की पूजा, दुर्गा पूजा सब करती हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के सबसे क्लोज एमएलएज लीडर्स ये बात कहते हैं। ये क्या उनकी पार्टी में आपस में ही क्लैरिटी नहीं है क्या कि किस तरफ? ना पूरी क्लैरिटी है। वो इसको कहते हैं, इंग्लिश में एक कहावत है, रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। ये रन विद द सेकुलर हेयर एंड हंट विद द कम्युनल हाउंड। मतलब कि एक तरफ एक नेता बोलेगा मैं चंडी पाठ करती हूँ, मैं दुर्गा पाठ करती हूँ, मैं माँ दुर्गा की सबसे बड़ी भक्त हूँ, और वहाँ पे आप बांटोगे उस समाज को भाषा के आधार पर, वहाँ पे आप बांटोगे जाति के आधार पर, और दूसरे समाज को बोलोगे कि आप सब एक हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ, आपकी जो भी डिमांड हो, वक्फ नहीं चाहिए, रिफॉर्म नहीं करेंगे, सीए नहीं आना चाहिए, नहीं आने देंगे, पार्लियामेंट का कानून है उसको बदल देंगे, यूसीसी नहीं आने देंगे,
वो तो हिंदुओं को बांटो और अपने वोट बैंक को एक करो, ये वाली स्ट्रैटेजी पे वो चल रहे हैं। और इसी स्ट्रैटेजी के आधार, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक रहना तभी तो सेफ रहेंगे। ममता बनर्जी बोलती है ना कि उनके मन में हिंदुओं के प्रति ममता है, तो सनातन समाज की बात डीएमके ने की, आप क्यों डीएमके के साथ अलायंस में? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, किसी और मजहब के पवित्र इस आयोजन को ऐसा बोला जा सकता है? रामचरितमानस को जलाने की बात, पोटेशियम साइनाइड, इस प्रकार की टिप्पणी की गई है, किसी और किताब के बारे में ऐसा बोलने की आवश्यक इजाजत है? मठाधीश को माफिया बोला था अखिलेश यादव जी ने, बोल दीजिए एक बार मौलवी के बारे में। ममता बनर्जी ने तो खुद ने बताया है कि मुस्लिम्स आर माई वेरी बिग वोट बैंक, वो एक दुधारू गाय की तरह है, दूध चाहिए तो कभी कभी लात भी पड़ेगी। ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि दूध चाहिए तो कभी कभी लात भी पड़ेगी। तो ये मिल्क करने के लिए वोट बैंक को ये किया जाता है। मुस्लिम वोट स्प्लिट जो हुआ खासतौर पे वेस्ट बंगाल में, उसका शहजाद जी सीपीआईएम क्या उसकी वजह से एक नई जगह तलाश रही है? सीपीआई का क्या स्थान है? बिकॉज 3 बड़ी पार्टियां अगर आप वेस्ट बंगाल में देखें तो बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम। अब सीपीआईएम इस वक्त कहाँ है? सीपीआईएम इस वक्त जेएनयू की कैंटीन में उधार के समोसे खरीद रही है। उनका कहीं जगह नहीं बचा है। लेफ्ट हैज बिन लेफ्ट आउट। भाई एक समय त्रिपुरा में सरकार, बंगाल में सरकार, केरल में सरकार, 60 सीटें आई थी पूरे लेफ्ट फ्रंट की, आपको याद है यूपीए 1 के समय में। वहां से ये हश्र हुआ क्यों? ये हश्र इसलिए हुआ क्योंकि वो आउट ऑफ सिंक है, वो आउट ऑफ कनेक्ट है, वो आज की वस्तुस्थिति से कनेक्टेड है, जड़ों से तो पहले ही कनेक्टेड नहीं थे वो। देखिए बाकी सारी पार्टी से एक चीज अलग ये इनकी ये है कि इनकी कांग्रेस में तो चलो नेता इंपोर्टेड है, विचार तो चलो आप कह सकते हैं ना कि यहीं का है, पर वहां पे तो विचार इंपोर्टेड है। भाई मार्क्स और माओ कौन है भाई? मार्क्स और माओ के नाम पे चल रहे हैं वो पार्टी वाले, और उनका मतलब वही है कि इंटरनेशनल वो उसमें कहाँ दुनिया में कहीं पर भी कम्युनिज्म कहाँ चला है? कहीं पर भी नहीं। चाइना कम्युनिस्ट है क्या? एक मुझे सक्सेसफुल कम्युनिस्ट देश बता दो। नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुल है क्या? कहीं पर भी कम्युनिस्ट पूरी दुनिया में खत्म हुए हैं। कम्युनिस्ट ने पूरी दुनिया में नरसंहार ही किया है। सबसे बड़े नरसंहार करने वाले ये कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट के नाम पे ही थे। और आज की तारीख में लेफ्ट पार्टी जो विचार भी विदेशी रखती है, अपने सांस्कृतिक जड़ों से कटी हुई है, उससे ना आइडेंटिफाई कर सकती। इतना डिस्कनेक्ट है कि इनके नेता का नाम सीताराम, पर राम और सीता को काल्पनिक मानते हैं। ये इनके लेवल ऑफ डिल्यूजन और डिस्कनेक्ट है। और वो अभी देखिए ना, वो एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी का एयर पोल्यूशन के नाम पे हिडमा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये लेफ्ट से भी रेडिकल लेफ्ट। कांग्रेस भी इस दिशा में चल गई है। कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस ने कहां से अपने इंपोर्ट किए नेता? कन्हैया कुमार कहां से? वो उधर की उपज है। वो उसने नक्सलियों को शहीद बोला, कांग्रेस ने उसको ले लिया। नक्सलियों को अब शहीद बोलने वाले लोग कांग्रेस में है। जिसने नक्सलिज्म को, आप तो कवर करते थे, सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कांग्रेस ने ही बताया था। 150 जिलों में नक्सलियों का प्रभाव था। आज अमित शाह जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलिज्म पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। बिहार नक्सल मुक्त हो गया। अब 2-3 जिले बचे हैं छत्तीसगढ़ के, वहां पर भी नक्सल मुक्त करें। 26 मार्च तक हम लोग खत्म कर देंगे नक्सलिज्म को। हिडमा मारा गया तो हिडमा के नाम पे ये लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर ये लोग, और ये संविधान की भी बात करते हैं, और संविधान की बात करते करते जो लोग बैलेट के साथ नहीं बुलेट के साथ है, उनके समर्थन में उतरते हैं। अफजल के साथ खड़े हो जाते, याकूब के साथ खड़े हो जाते, आतंकियों के साथ खड़े हो जाते, बाबरी के साथ खड़े हो जाते, नक्सल के साथ खड़े हो जाते। तो ये देश के जड़ों से, सांस्कृतिक जड़ों से, देश की आकांक्षाओं से और देश की जो भावनाएं उससे इतने कटे हुए, इसलिए उनका ये हाल है। बिहार में बहुत मुखर रहे राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी का, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी है कहाँ? कम्युनिस्ट के साथ और फुरफुरा शरीफ के साथ वही है जहाँ पे कम्युनिस्ट हैं। भाई तीनों को मिला के 0 सीट मिला है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने जितनी बर्बादी की है पश्चिम बंगाल में, बंगाल की, एक समय था बंगाल यूज्ड टू लीड इंडिया। बंगाल मतलब आर्थिक रूप से, प्रगति के रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से कितना आगे था। पहले कांग्रेसियों ने उसको ख़त्म किया, फिर कम्युनिस्ट के 34 वर्ष के खूनी शासन ने उसको ख़त्म किया, और अब ममता बनर्जी पिछले कुछ वर्षों से लगी हुई है। तो बंगाल को उसकी असली जगह से रोकने में और उसके साथ सबसे बड़ा अत्याचार करने में कांग्रेस और कम्युनिस्ट ही शामिल थे। और कांग्रेस और राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी अभी बंगाल में तो दीदी है, अब इनके लिए बड़ी समस्या है। दीदी के साथ दोस्ती है इन दिल्ली,
और कुश्ती है हिंद बंगाल, क्योंकि अब क्या करेंगे, अब सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आप सोचिए, अनूप जैन जो है ना, वो बड़े वो गाने बनाता है, हमारी जेन जी जो उसके गाने सुनती है, वो सिचुएशनशिप पे गाने बनाता है। आपको नहीं पता होगा, रिले जो शादी करते हैं तो 7 जन्मों का होता है ना, वो रिलेशनशिप होता है। सिचुएशनशिप ये जेनजी वालों को पता होता है, वो मतलब आज आप अच्छी लगी, कल परसों कोई और अच्छा लगा, वैसा वाला है। अब इनका जो इंडिया अलायंस, वो भी एक सिचुएशनशिप है। सोचो, लेफ्ट इज फाइटिंग कांग्रेस इन केरला, बट दे आर फ्रेंड्स इन दिल्ली। लेफ्ट is friends with Congress in Bengal, and Congress is fighting Trinamool in Bengal, but they are friends with Trinamool in Delhi. कुछ समझा आपको? कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो अब राहुल गांधी सोच रहे हैं भाई कि मैं ज़्यादा बोलूँगा बंगाल में तो दीदी और टीएमसी दिल्ली में मुझे नकार देंगी। तो उनकी तो समस्या catch-22 है कि वो ना बंगाल के विषय में ज़्यादा बोल सकते, बोलेंगे किसके खिलाफ? वहां पे बीजेपी की थोड़ी सरकार है भाई, सरकार तो ममता दीदी की सपोर्ट में तो आ सकते हैं कि ममता के सपोर्ट में ही अगर नहीं, लास्ट टाइम भी उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस जो है वहां पे छोटे मियाँ है। देखिए, अल्टीमेटली लेफ्ट हो या ममता दीदी और टीएमसी हो या कांग्रेस कम्युनिस्ट हो, ये तीनों एक ही फूल के 3 माली है। फूल एक ही है, एक ही अनार के 3 बीमार है। समझ गए कौन सा अनार के? वोट बैंक का अनार। वो सब तीनों वो ही चाहते हैं। लव ट्रायंगल है, कॉम्प्लिकेटेड है। एक लैला है, 3 मजनू है ना? कम्युनिस्ट, कांग्रेस और तृणमूल, तीनों मजनू हैं उसके पीछे। अब प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा लड़ेंगे तो लैला कंफ्यूज हो जाएगी। लैला बोलेगी आधा इधर आधा उधर, तो फिर वो उनके लिए नुकसान हो जाएगा। तो पिछली बार भी क्या हुआ, बीजेपी को रोकने के लिए ये 2 मजनू, लेफ्ट और कांग्रेस, ये समाप्त हो गया। उन्होंने बोला कि हम जहर खा के मर जाते हैं ताकि एक मजनू के साथ तो रहे लैला। तो उन्होंने वो किया, तो इसीलिए वो 0 हो गए। दोनों ने अपने आप का त्याग बलिदान दे दिया, 0-0 हो गए दोनों, ताकि बीजेपी को एक प्रकार से, बीजेपी को वैसे भी 3 से 77 पे आए हम लोग, कोई वो हार नहीं थी हमारी, पर बीजेपी को रोकने के लिए इन्होंने उस समय तो जहर खा लिया। अब इस बार जहर खाते हैं या जहर खिलवाते हैं, मुझे नहीं पता। बट राहुल गांधी आपको लगता है वेस्ट बंगाल जाने वाले हैं चुनाव प्रचार के लिए? सीरियसली लेता है वैसे। बिहार को तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया। राहुल गांधी ने बिहार को बहुत गंभीरता से लिया। तेजस्वी जी का एक बार करना जरा पॉडकास्ट, उनके दिल की बातें निकालना कि उनको वो जब वो एक फोटो मैंने डाली थी, जब राहुल जी पहले आए, फिर वोट अधिकार यात्रा पे गए 16-17 दिन, इनका पूरा जो नैरेटिव चल रहा था कुछ विषयों को लेकर, तेजस्वी जी का और आरजेडी का, पूरा डिस्ट्रैक्ट करके एसआईआर पे ले गए, जो कोई मतलब ही नहीं था, रेजोनेट ही नहीं हो रहा था। फिर राहुल जी चले गए कोलंबिया कई दिनों तक, तो तेजस्वी और आरजेडी ने तुरंत उधर अगले दिन से बिहार अधिकार रैली निकालती, याद है आपको? वोटर, उसमें कांग्रेसियों को बुलाया भी नहीं था। और फिर एक दिन खबर आई कि राहुल लौट आए और राहुल आएंगे बिहार। तो फिर एक फोटो मैंने डाली, बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता सेलिब्रेशन और तेजस्वी माथा पकड़े हुए। तेजस्वी जी ने तो बोला यार इसको भेजो विदेश, क्यों बुलाया है इसको वापस? वो ठीक थे, वहीं ठीक थे, वही उनके अंदर की फीलिंग है। बंगाल में भी दीदी जो है वो मतलब रोज प्रार्थना करती होंगी, वो इबादत करती होंगी कि अल्लाह ये राहुल को मत भेजना, भगवान राहुल को मत भेजना, ये राहुल वहीं रहे, राहुल बंगाल ना आए, राहुल ब्राजील चला जाए, राहुल विदेश चला जाए, राहुल बैंकॉक चला जाए, बंगाल ना आए। ये सब वो वहाँ पे दुआ पढ़ रहे होंगे, दुआ कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल जी जाएंगे भी तो डिस्ट्रैक्ट करा नहीं जाएंगे। वो मुझे लगता है राहुल गांधी एक तरीके से चतुर है, उनको पता है जब तक ये रीजनल पार्टी खत्म नहीं होगी तब तक अपना कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि वही है ना, एक लैला 3 मजनू। तो भाई अपने को मजनू बनना है तो बाकी मजनू को खत्म करना है। अब एक मजनू को तो खत्म कर दिया उन्होंने, आरजेडी को। अब अखिलेश जी और ममता जी, ये ममता जी की पार्टी दोनों उनके क्रॉस हेयर पर है कि इनको कैसे खत्म करना है। तो वो जाएंगे भी ना तो इनको खत्म करने जाएंगे। अभी से अखिलेश जी अपना किनारा कर रहे हैं उनसे। देखिए, कांग्रेस से हर इशू पे इत्तेफाक नहीं रखता अखिलेश जी, वो एकदम चालाकी से एकदम आए बाएं करके अपना बयान देते हैं। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी क्यों है? और वहां की पुलिस जो है, मतलब मैं जर्नलिस्ट की भी बात कहता हूं शजर जी, जर्नलिस्ट भी एक बार सोचते हैं जाने से पहले, वहां इतनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और वो ममता की पुलिस कही जाती है कि वहां की पुलिस जो है वो ममता की पुलिस, लोगों की पुलिस नहीं है वो। पश्चिम बंगाल में न माँ न माटी न मानुष सुरक्षित है। वहाँ पे केवल जिहादी, आतंकवादी और बलात्कारी यही सुरक्षित है। और आप देखिए वहाँ पर जिस बंगाल में कहा जाता था कि वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, माइंड इज विदाउट फेयर, रविंद्रनाथ टैगोर जी का,
उस बंगाल में एक आदिवासी समाज से आने वाले हमारे सांसद खरगेन मुर्मू जी को लहूलुहान किया गया। आपने वो तस्वीर देखी है उनको कैसे? बहुत बड़ी खबर थी। आप सोचिए कि अगर वहाँ पे एक सांसद जो आदिवासी समाज से आता है, उसको इस प्रकार से पीटा जाता है और लहूलुहान किया जाता है और वही सुरक्षित नहीं है, तो बाकी तो सोचिए कि कौन सुरक्षित होगा पश्चिम बंगाल में। वहाँ पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप हो जाता है। वहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से लॉ कॉलेज में रेप हो जाता है। अभी दुर्गापुर में एक बेटी का 8 बजे एससी समाज से बेटी थी, दुर्गापुर में 8 बजे रेप हुआ, तो मुख्यमंत्री आकर कहती है कि इस समय पर बाहर जाने की क्या आवश्यकता थी। पूरी टीएमसी विक्टिम शेमिंग करती है। वहाँ पर शाहजहां शेख संदेश खाली की महिला जो एससी एसटी समाज से, उनकी प्रताड़ना करता है और जब पुलिस उसको फाइनली गिरफ्तार करती है 50 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कहने पर, तो वो विक्ट्री साइन दिखाता है। वहाँ पर जो घुसपैठिया हैं उनको संरक्षण देने के लिए दंगे करवाए जाते हैं वक्फ और सीए और एसआईआर के नाम पर। तो वहाँ पर पूरी तरह से वोट बैंक नीति हावी है, इसीलिए कानून की नीति वहाँ पर नहीं चलती। वहाँ पर वोट बैंक का राज और जंगल राज चल रहा है, ठीक जैसे लालू जी के बिहार में चलता था। और इसीलिए वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इस प्रकार से हो चुका है कि वहाँ पर पुलिस नहीं है, वो टीएमसी के ऑफिस, क्या बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म पहने हुए कार्डर की तरह कुछ लोग बिहेव करते हैं। सबके लिए तो नहीं बोल सकता मैं, पर ज़्यादा बहुत सारा जो लोग हैं टॉप अधिकारी, वो उसी प्रकार से बिहेव करते हैं। और इसीलिए टीएमसी के जब कार्यकर्ता ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बमबाजी में, बम फेंकने में, बलात्कार में या वायलेंस में, या वहाँ पे हमारे राष्ट्रवादी लोगों की हत्या करने में, तो उनको संरक्षण दिया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी ही जिम्मेदार है, वो तो गृह मंत्री भी है, क्योंकि गृह मंत्री महिला होने के बाद अगर बेटी के साथ अन्याय हो और आप बेटी पक्ष में नहीं, आप बलात्कारी के पक्ष में बात करो, या भ्रष्टाचारी के पक्ष में बात करो, या जो बमबाज है उसके पक्ष में बात करो, क्योंकि वोट बैंक का कंसिडरेशन है, तो वहाँ पर वोट बैंक नीति हावी है, राष्ट्र नीति और कानून नीति हावी नहीं। एक मुस्लिम परिवार से आते हैं आप, शहजाद पूनावाला नाम है। लोग पूछते नहीं बीजेपी में कैसे? बीजेपी में मुस्लिम परिवार का एक बेटा शहजाद, बीजेपी में कैसे? बीजेपी एंटी मुस्लिम जो कहते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, मुंबई दंगे किसके शासन में हुए, जिसमें 15 से 20 हजार मुसलमान काटे गए? कांग्रेस के। कांग्रेस ने उन पर क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं। कांग्रेस कहती थी कि मुंबई का दंगा उद्धव सेना ने कराया ना, आज कांग्रेस किसकी गोद में बैठी है? वही उद्धव सेना की। ठीक। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में 30 साल से सरकार, 35 साल से सरकार, बंगाल में हमारी कभी सरकार नहीं। पश्चिम बंगाल के मुसलमान और गुजरात के मुसलमान की किसी भी पैमाने पे तुलना कर लीजिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्थ इंडेक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर जॉब एंड पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर जॉब, अपॉर्चुनिटी फॉर बैंक लोन, बैंक के अकाउंट, पॉवर्टी लेवल और इनकम्स, बंगाल के मुसलमान से हर पैमाने पर गुजरात का मुसलमान आगे है। तो अगर बीजेपी एंटी मुस्लिम है, तो गुजरात का मुसलमान संपन्न है, सुरक्षित है और आगे बढ़ रहा है, और बंगाल का मुसलमान गरीबी में है, गेटो में है, दंगे मिलते हैं उसको, ये है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को किसने बनाया राष्ट्रपति? एनडीए ने ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न किसने दिया? एनडीए ने ना। वीर अब्दुल हामिद के नाम पर आइलैंड रखने का काम किसने किया? बीजेपी ने ना। हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एपीजे अब्दुल कलाम को मुसलमान का आइकॉन मानते हैं, ये औरंगजेब को मानते हैं, ये टीपू सुल्तान को मानते हैं, ये अफजल गुरु को मानते हैं। मुसलमान अफजल और बाबर के पीछे नहीं है। मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए लोग वोट बैंक का कार्ड खेलते हैं, पर असलियत में क्या है ये आपके सामने है। और अगर पीएम मोदी या बीजेपी इतनी एंटी मुस्लिम है, मोदी जी को अभी तक 25 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले हैं, उसमें से 7 मुस्लिम बाहुल देशों ने, सऊदी अरेबिया जहां पर आस्था का केंद्र है मक्का मदीना, बहरीन, यूएई जो सबसे प्रॉस्परस माने जाते हैं, इजिप्ट जो थॉट प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस का सेंटर माना जाता है, सबसे कट्टरपंथी देश जिसको माना जाता है फ्रॉम द लिहाज ऑफ इस्लाम अफगानिस्तान, सबसे मैं कह सकता हूं कि इमोशनली कनेक्टेड भूभाग पैलेस्टाइन
उसने भी दिया है। आप बता दो कि मनमोहन सिंह जी को या कांग्रेस के कितने नेताओं को एक आध दो भी मिले होंगे मुस्लिम बहुल देश से, तो क्या वो एंटी मुस्लिम है क्या? और चलिए बाकी छोड़ दीजिए, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, मोहित को मिला, मोहम्मद को नहीं मिला क्या? एक उदाहरण दे दो। 12 करोड़ टॉयलेट बनाए, शिल्पा को मिला, सुल्ताना के घर में नहीं लगा टॉयलेट। एक उदाहरण दे दो। नल के लगे 13 करोड़, अमर के घर पे भी लगे, अकबर के घर पे भी लगे, एंटोनी के घर पे लगे। मैंने आपको 90 करोड़ से 100 करोड़ की ऐसी डिलीवरेबल्स की बात की। 50 करोड़ आयुष्मान है, 50 करोड़ बैंक के खाते हैं, 37-40 करोड़ मुद्रा के अकाउंट है। मैं कह रहा हूं कुल मिलाकर एक उदाहरण, जस्ट वन इंस्टेंस, मोहम्मद नाम था इसलिए बैंक अकाउंट नहीं मिला, मोहम्मद नाम था इसलिए आयुष्मान का बेनिफिट नहीं मिला, मोहम्मद नाम था इसलिए राशन में नहीं मिला, मोहम्मद नाम था इसलिए टॉयलेट नहीं मिला। एक उदाहरण अगर मुझे कोई दे दे, एक, मैं नाम बदलता हूं। इन्होंने केवल दंगा दिया। हम बोलते हैं कि आप रोजगार लो, आपको हम विकास की गंगा दे रहे हैं, वो दंगा दे रहे हैं। एक परिवार, दो भाई, एक कांग्रेस में, एक बीजेपी में। वो टेक्निकली कांग्रेस में नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस परिवार से जुड़े। हाँ, कांग्रेस पर। तो घर में कभी इसको लेके, जैसे अब मैंने आपको, अब भाई वर्सेस भाई तो देखा मैंने, उसमें तो आमने सामने आप लोग कई बार टकराए भी, भिड़े भी, घर में भी ऐसे ही रहता है। देखिए, एक तो ऐसा है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा ग्रंथ और जिसको बोल सकते हैं सबसे बड़ी सांस्कृतिक हमारे देश की एक बात है, वो है महाभारत। महाभारत ही भाइयों के बीच में हुई। सिद्धांत के लिए अक्सर परिवार के अंदर ही सिद्धांत को लेकर लड़ाई होती है। धर्म की स्थापना को लेकर वही लड़ाई पांडव और कौरव के बीच में हुई, और पांडव जैसे धर्म के साथ थे, कौरव अधर्म के साथ थे। तहसीन भी वफादार है, पर वो परिवार का, मैं देश का। तो देश की वफादारी बनाम परिवार की वफादारी। और ये कोई ऐसा कोई एक्सक्लूसिव नहीं है कि पूना वाला बंधु टीवी पे लड़ते हैं, पर ऐसे बंधु भाई बहुत लड़ रहे हैं। अब मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। बंगाल की हम लोग बात कर रहे थे, सौगतो रॉय टीएमसी में, तथागता रॉय हमारे साथ थे। फिर आप देखिए कि जगन रेड्डी जी की अलग पार्टी है, शर्मिला जी कांग्रेस में है। और फिर आप देख सकते हैं कि तो ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिल सकते हैं जहाँ पे अलग अलग विचार रखने वाले भाई जो होते हैं। जैसे संजय झा और उनके भाई विभूति झा भी अलग अलग विचार रखते हैं। विभूति झा का ट्विटर हैंडल देखोगे पूरा राइट विंग है, और संजय झा तो आप जानते हैं सस्पेंड होने के बाद भी कांग्रेस में उनकी आस्था नहीं सस्पेंड हुई है। मेरे हिसाब से हमारे बीच में सिद्धांतों की जो लेकर बातें हैं, मैंने उनको बोला है, और उनको भी शायद ये रियलाइज हो ही रहा है। कई चीज़ों पे उनका मैं अब स्टैंड देखता हूँ तो काफ़ी उनका स्टैंड चेंज हुआ है। हाँ, तो देखिए ना आप, ऑपरेशन सिंदूर में वो कहते हैं कि गलत था सेना पे सवाल खड़े करना। किससे कह रहे हैं वो? मैंने भाई भाई का प्रेम जो है जीत रहा है, मतलब नहीं, भाई भाई का प्रेम जीते ना जीते, मुझे देखो ऐसा है, मेरे लिए तो मेरे 140 करोड़ की जनता मेरे लिए भाई और बहन की तरह है, मेरे परिवार के जन की तरह है। मेरा कोई व्यक्तिगत वैसा नहीं है। सार्वजनिक पटल पे जब आप आते हैं, सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, तो सभी को समभाव से देखना चाहिए। तो योगी जी के लिए सभी महिलाएं उनकी बहन की तरह है, सभी महिलाओं को वैसी आदर से देखते हैं। मोदी जी के लिए, मोदी जी की एक बहन का वीडियो आपने देखा होगा घाट पे, देखा आपने? जिस दौर में ये नेता अपने परिवार वालों को सेट करने के चक्कर में वो एक रेंज रोवर में घूम रहा है, एक वीआईपी चॉपर में घूम रहा है, एक छोटा बंगला मिल गया तो नाराज हो रहा है, बोला मुझे और बड़ा बंगला चाहिए। वहां पे आप देखिए मोदी और योगी का उदाहरण। मोदी जी की माता जी रिक्शा में चलती थी, उनकी बहन किस प्रकार से वो बिना कोई प्रोटोकॉल के वो वहां पे घाट पे गई थी अपने भाई की संसदीय क्षेत्र में। योगी जी की बहन उत्तराखंड में, वो आपने देखा होगा, बड़ा इमोशनल वीडियो। उनकी बहन वहां पे दुकान, वो छोटा सा एक किराने का दुकान चलाती है, चाय और वगैरह का। कभी कभी शादी में जाते हैं, अभी अखिलेश जी के परिवार की शादी थी इटावा में शायद, आप उसके विजुअल देखिए। और योगी जी एक शादी में गए थे अपनी भतीजी की शायद। हाँ, वो उत्तराखंड का एक वीडियो आया था। उत्तराखंड, तो लाइट नहीं थी उस कमरे में, देख रहा था लाइट, फिर किसी तरीके से मुख्यमंत्री अंदर गए तो लाइट चालू की, किसी ने कुछ एक बल्ब जला होगा। मैं कहता हूँ बाकी सब छोड़ दो, ये दो व्यक्ति जो है इन्होंने अपना सब कुछ समर्पित किया है। ये इसको बोलते कामदार। इनके लिए परिवार नहीं, इनके लिए देश सबसे प्रथम, इनके लिए पार्टी भी नहीं, देश प्रथम। ये बोलते पार्टी का हित और देश का हित हो ना, तो पहले देश हित चुनो। तो ये जो है ना, ये केवल भाजपा में ही पॉसिबल है कि अपने परिवार से ऊपर में। राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी देखिए, नड्डा जी की, आपने कभी एक गलती से आपने एक फोटो नहीं देखी होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सुपुत्रों की उनके साथ किसी भी स्टेज पर। जिस देश में कोई आदमी एक्स विधायक बनता है, एक्स चेयरमैन बनता है,
एक्स बूथ प्रेसिडेंट बनता है तो वो अपने बेटे को भी गाड़ी के स्टिकर दिलवा देता है कि एक्स बूथ प्रेसिडेंट का बेटा हूं मैं, वो उस लाल बत्ती से दिमाग पे लाल बत्ती लगाकर चलता है। यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कोई एक तस्वीर आपको नहीं दिखी होगी जहाँ पे उनके सुपुत्र उनके साथ किसी मंच पे खड़े होंगे। ये सिर्फ बीजेपी में पॉसिबल है। आखिरी के 2 सवाल सजाद जी, रिफ्यूजीज और माइग्रेंट्स में कंफ्यूजन क्यों है वेस्ट बंगाल में? मतलब डॉक्यूमेंट्स, प्रोमिसेस, पॉलिसीज, ये कंफ्यूजन या क्या वहाँ क्रिएट किया गया है या इस कंफ्यूजन की वजह से चीजें आगे बढ़? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन केवल वोट बैंक का है। कंफ्यूजन नहीं कहूँगा कि वो डिवीजन है, वो वोट बैंक का है। ममता बनर्जी को भी पता है कि कौन माइग्रेंट है और कौन रेफ्यूजी है। उनको भी पता है कि कौन घुसपैठिया है और कौन सही वहाँ पे रह रहा है। वो जानती है, तो 2005 से जानती है। पहले वो उनके हक में नहीं था तो इसलिए उनको हटाने की बात करती थी। आज उनके फायदे की बात होती है तो उनको बसाने की बात करती है और बसाया है। तो हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए चाहे वो SIR एक्टिविटी हो, इससे जो फेक है वो डिटेक्ट होंगे। और निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार बनती है तो जैसे हमने पूरा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर सील किया है, जो 2 करोड़ घुसपैठी आते थे यूपीए के ज़माने में, उसको हमने 90% ख़त्म कर दिया है। 400 किलोमीटर बंगाल में बाकी है क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ पे BSF से कोऑपरेट नहीं करती। उनके ऊपर हमले होते हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन बढ़ने नहीं देती, उनको वहाँ पे स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देती। ये समस्या को भी हम लोग वहाँ पे जैसे हमारी सरकार बनेगी समाप्त करेंगे और जो भी घुसपैठिया है एक एक को चिन्हित करके उसके ठिकाने पे वापस भेजने का काम भाजपा की सरकार करेगी, जो लगातार कर भी रही है। बॉर्डर पे जो परिवार बैठे हैं वो कौन लोग हैं जो जमा हो रहे हैं लगातार? जैसे कॉम्बिंग ऑपरेशन में होता है ना कि लोग जा के वहां बैठ रहे हैं। अब इसी से समझ जाइए, SIR की घोषणा हुई, जैसे ही पता चला कि ये घुसपैठिए फेक वोटर जो भी है डिटेक्ट होंगे, तो जो 90 के दशक से वहाँ पे बैठे हुए, एक केस था मोहम्मद मुल्ला, उसने बोला 90 से हूँ मैं वहाँ पे, वहाँ 90 से अपने फादर इन लॉ के वोटर ID कार्ड पे वो वोट कर रहा है। कौन लेके आया उसको? मतलब वो कैसे शादी आया करके वो? आया हाँ। और शादी करने के बाद यहाँ पे आया, बसा और फिर यहाँ पे उसने अपने फादर इन लॉ के डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए और अपना नागरिकता बना, मतलब नागरिकता तो नहीं, वो सारे अधिकार उसने बना लिए और उसको उसी समय पे फिर नागरिक भी बना दिया गया। तो ये इस प्रकार से करते हैं लोग। आपकी पुस्तक पे बात कर लेते हैं। ये पुस्तक मेरे हाथ में, इसको लिखने की मतलब क्या कारण था और क्या स्थिति थी कि आपने ये पुस्तक लिखी? क्योंकि आजकल इस पुस्तक की चर्चा भी बहुत है और GST को लेकर विपक्ष ने बहुत जबरदस्त प्रहार भी आप पे किया शुरू में कि ये क्या शुरू से करना चाहिए था, अभी बीच में फिर से GST, अब बचत यात्रा क्या, जब GST जब बना रहे थे तब क्यों नहीं सोचा? देखिए, अगर आप इस सरकार का 2 एजेंडा देखोगे तो एक एजेंडा है कि 370 जब हमने हटाया और 370 हटाने के बाद जैसे हमने सही मायनों में 1 नेशन 1 फ्लैग, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन इसको स्थापित किया, अम्बेडकर जी के संविधान को वहाँ पे लागू किया, आरक्षण की व्यवस्था पहली बार वहाँ पे लागू हुई, वंचित समाज को उनका वोटिंग का अधिकार पहली बार मिला। और जो सरदार पटेल की 1 नेशन की कल्पना थी, क्योंकि उन्होंने तो 500 से अधिक रियासतों को एक करके एक सूत्र में बांधा था, एक जो नेहरू जी के हाथ में था उन्होंने उसका गड़बड़ कर दिया, 370 लगा के उनको अलग रखा। तो जैसे वो धारा हटाकर देश को एक सूत्र में बांधा, या जैसे हम लोग प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर निर्माण होता है तो एक सांस्कृतिक सूत्र में बनते हैं कि जम्मू कश्मीर के रामबाण से लेकर तमिलनाडु के रामेश्वरम तक और बंगाल के रामपुर हाट से लेकर महाराष्ट्र के रामटेक तक, राम जैसे एक सूत्र में बांधता है देश को, जैसे एक संविधान एक सूत्र में देश को बांधता है, वैसे ही आर्थिक नीति पर, आर्थिक पटल पर GST ने देश को एक सूत्र में बांधा है। देश में 17 से अधिक अलग अलग टैक्स थे, इन सभी टैक्सेस को समाप्त करके 1 नेशन 1 टैक्स की ओर हम 2017 में चले और फिर वहाँ से जो हमारी यात्रा शुरू हुई 8 सालों में, हमने GST में एक नेक्स्ट जेन रिफॉर्म लाया जिससे कि हमारे जो छोटे उद्योग है, हमारे उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स है, उनको और भी फ़ायदा मिले। इसके लिए GST में स्लैब्स को रैशनलाइज करके, सिंप्लीफाई करके जो एक आर्थिक बूस्ट दिया, मुझे लगता है कि ये एक आर्थिक राम राज्य की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। और इसीलिए मैंने इस किताब का नाम, क्योंकि एक टैक्स टेरर था 2014 से पहले, अलग अलग कानून, अलग अलग टैक्सेस, जंजाल, मकड़ जाल था, बिजनेस करना मुश्किल था। आज हम टैक्स टेरर की यात्रा से शुरू करके बचत उत्सव पे आए। नवरात्र से जब से लागू हुआ है GST 2.0, तब से आप देखिए कितना कंजप्शन और सेल्स बढ़ा है और हमारी इकोनॉमी में और तेज़ी आई है। हम 11वें से 4थे स्थान पे पहुंचे, 3रे स्थान पे आगे जाएंगे हम लोग अर्थव्यवस्था के रूप में, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने।
आज हम लोगों की हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट है दुनिया में, हमारी हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हाईएस्ट हमारे एक्सपोर्ट्स है, हाईएस्ट हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये जो हम लोग एक रिफॉर्म प्रोसेस हमने शुरू किया है, और ये रिफॉर्म प्रोसेस केवल जीएसटी तक सीमित नहीं। अभी जीएसटी तो रिफॉर्म हो गया, वन टैक्स आ गया, हम वन नेशन वन इलेक्शन भी लाना चाहते हैं। तो उसमें भी हम लोग जो ओरिजिनल संवैधानिक व्यवस्था थी उस पर जाना चाहते हैं। हमने वन लेबर कोड भी अब लाया है, मतलब 29 लेबर कोड को समाप्त करके, जो कॉलोनियल लॉज थे उसको समाप्त करते हुए हम अब वन लेबर कोड की ओर चले गए हैं। उसको भी हमने 4 लेबर कोड, मतलब एक वन सिस्टम की ओर चले गए हैं, एक यूनिफॉर्म सिस्टम की ओर चले गए हैं। तो गति शक्ति प्रोजेक्ट से हमने अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अलग अलग फाइलें जाती थी, उसको भी वन स्ट्रीमलाइन किया है। हम डिजिटल भारत की ओर चल पड़े हैं। तो जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है, ये वाली प्रोसेस का एक बहुत बड़ा उदाहरण जीएसटी है, जो मुझे लगता है कि आज हम टैक्स टेरर से बचत उत्सव की ओर। देश की महिलाओं के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो पूरा बीजेपी का मेकओवर हुआ उसमें देश की महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है, चाहे कोई स्टेट हो, चाहे देश का चुनाव हो, चाहे किसी राज्य का चुनाव हो, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोदी जी की हर योजना के केंद्र में महिला है। हमारे यहाँ पे 3 M काम करते हैं चुनाव में। एक है M फॉर मोदी मैजिक, मोदी मतलब प्रो इनकम्बेंसी, मोदी मतलब परफॉर्मेंस, मोदी मतलब डिलीवरी, मोदी मतलब जो बोला है वो किया है। 370 हटाने का तब बोला था मोदी ने जब प्रचारक थे, हटाया। राम मंदिर बनाने का संकल्प तब लिया, लाया। महिला आरक्षण का तब बोला था, कर दिया। मोदी मतलब जो गारंटी दी है वो पूरी करने की गारंटी। एक तो M हो गया मोदी। दूसरा M हो गया मशीनरी ऑफ द बीजेपी, जो चुनाव लड़ने की जो हमारी ताकत है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पन्ना प्रमुख, हमारी वो पूरी व्यवस्था जिसको अमित शाह जी बड़े एक एक बिंदु को देखते हैं। बिहार में भी उनका रोल देखिए कितना रहा, हजारों मीटिंग करना, हजारों लोगों से संपर्क करना, अनेकों लोगों को बिठाना जो रिबेल हो सकते थे, उनसे बातचीत करना, किसी भी चीज़ को लास्ट मिनट नहीं, वहाँ पे बैठ कर रात बिता कर बात करके सबसे एक समन्वय बिठाकर चुनाव लड़ना, तो वो मशीनरी। और तीसरा M हमारा है महिला। और ये कोई चुनाव के लिए नहीं है। लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि 10,000 देके वोट ले लिया महिला का। अरे भाई, हाँ, ये बात बहुत चली। अरे भाई, मोदी जी 2001 में सबसे पहले वहाँ पे उन्होंने योजना शुरू की कि कन्या स्कूल में जाए। वहाँ पे गुजरात में बड़ी समस्या थी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, कि बच्चियों को जीने नहीं देते थे, पेट में ही मार देते थे बच्ची है। तो इससे बाहर निकलने के लिए समाज को सेक्स रेशो बढ़ाने के लिए, फीमेल इन्फेंटिसाइड ना किया जाए, इसके लिए योजनाएं, प्रोत्साहन की बेटी हुई है तो उसको पैदा होने दो। ये योजना तब मोदी जी ने वहाँ चलाई। शिवराज जी 2005 में वहाँ पे चलाना शुरू किया। राजस्थान में हमने चलाई, अलग अलग प्रदेशों में हमने चलाई, बिहार में नीतीश जी ने चलाई। बच्ची को साइकिल देना, यूनिफॉर्म देना, स्कूल भेजो, हाथ पकड़ के उनका एनरोलमेंट कराना, स्कूल में टॉयलेट बनाना ताकि ड्रॉप आउट ना हो, बच्ची स्कूल में रहे। ये मोदी जी ने वहाँ पे शुरू किया, बिहार में नीतीश जी ने शुरू किया। फिर उसके बाद कन्या योजना देना कि स्कूल में पढ़ने के लिए, कोई बेटी अच्छा करती है, मेधावी है, उसको स्कूटी देना हायर एजुकेशन के लिए। फिर उसको जीविका दीदी नाम की योजना बिहार में शुरू की, या कहीं और कोई और योजना शुरू की कि भाई थोड़ा सा आपके घर में पैसा है ताकि आप और एजुकेशन ले सको या आप अपना रोजगार शुरू कर सको। फिर उसके बाद आप देखिए कि बिहार में आप पंचायती में वहाँ पे आरक्षण दे दिया 1/3। सबसे ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन पुलिस फोर्स में कहाँ है? बिहार में। जिस बिहार में 5 बजे के बाद महिला बाहर नहीं निकलती थी, जिस बिहार में चंपा विश्वास के साथ क्या होता था, जिस बिहार में शिल्पी जैन केस होता था, उस बिहार में आज महिला सशक्त होकर पुलिस फोर्स में जा रही है। फिर उसके बाद हमने महिलाओं के नाम पर घर की रजिस्ट्रेशन हो तो स्टैंप ड्यूटी महिलाओं को कम करना, जो पक्के आवास बनाए गरीबों के 4 करोड़, उसमें से 70% महिलाओं के नाम पर, मुद्रा लोन 70% महिलाओं के नाम पर, महिलाओं को सशक्त करना, बैंक अकाउंट खोलना, उनके खाते में पैसा जाए वो बिजनेस शुरू करे, ये एम्पावर करना, केंद्र के लेवल पे आरक्षण देना, और स्टेट के लेवल पे अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से लक्ष्मी योजना हो या बेटियों के लिए योजना हो या स्वरोजगार की योजना हो, उससे उनको लेस करना। और बिहार में एक और उदाहरण है, जैसे कि लिकर कंजम्पशन से बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होता था, उसको प्रतिबंधित करना। तो ये सारी चीजें जब हमने की तो महिलाओं की जिंदगी में असर हुआ है, फर्क पड़ा है। उज्ज्वला योजना आया तो लंग में जो जाता था वो स्मोक, वो उससे छुटकारा मिला है। 400 सिगरेट का स्मोक जाता था उनके लंग्स में। आज महिला रसोई पे खाना बनाती है तो नहीं सिगरेट का स्मोक जा रहा है उसके लंग्स, फेफड़े में। ये उनकी जिंदगी में बदलाव हुआ है। टैप वाटर कनेक्शन आया तो जो एक महिला 10 घंटे 5 घंटे पानी लाने में बिताती थी, आज उसके घर में नल से जल आ रहा है तो वो पढ़ाई करके IAS बन रही है, IPS बन रही है। महिलाओं को विमेन्स परमानेंट कमीशन हमने आर्म फोर्सेस में दिया। रिपब्लिक डे के प्रोग्राम में अब महिला ही लीड करती है। महिला राष्ट्रपति हमने आदिवासी समाज से हमने उनको बनाया।
तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि हमारा चुनावी नहीं, ये हमारा संकल्प है कि महिलाओं की भागीदारी संविधान ने जो तय की उतनी ही उनकी भागीदारी होनी चाहिए। हम पैटर्नलिस्टिक तरीके से नहीं बोल रहे, ये महिलाओं का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ये उनका नेचुरल अधिकार है। तो इसको सुनिश्चित करने का काम लगातार बीजेपी ने किया है, मोदी जी ने किया है, और ये मोदी जी की सिटीजन सेंट्रिक एंड विमेन लेड डेवलपमेंट सेंट्रिक पॉलिसी है। इसकी वजह से महिला हमारे साथ होती है। शहजाद पूनावाला से जब लोग हालांकि वो सवाल अधूरा रह गया था कि शहजाद पूनावाला बीजेपी में क्यों है, इसको लेके आप क्या जवाब देते हैं? बहुत सारे लोग पूछते होंगे ना आपसे। मेरा नाम शहजाद है, इसीलिए बीजेपी में मेरी जगह है। अगर मेरा नाम शहजाद है तो मुझे कांग्रेस में जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरा उपनाम गांधी नहीं। अगर मेरा नाम शहजाद है तो मुझे बीजेपी में जगह है। मेरा नाम शहजाद है, इससे मुझे आरजेडी, जिसमें उपनाम केवल एक ही यादव परिवार का होना चाहिए, वो नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने तो अपने बेटे को बनाया, लालू जी अपने बेटे को बनाया, उनके तो परिवार में रोहिणी के लिए जगह नहीं बची। पप्पू यादव तो दूर की बात है, किसी और यादव समाज के लोगों के लिए दूर की बात है। स्टालिन साहब ने उदयनिधि को बनाया, सोनिया जी राहुल को बनाने में लगी हुई हैं। मोदी जी का कौन है? योगी जी का कौन है? वो किसको बना रहे हैं? वो देश के युवाओं को बना रहे हैं। देश का युवा तो उन्हीं के साथ होगा ना। परिवार के लिए वहाँ पे जगह है, यहाँ पे देश को परिवार मानते हैं, इसलिए मैं भी उस परिवार में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद, बहुत भाई, धन्यवाद, बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद आपका भी। और आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा, ये एपिसोड देखिएगा, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कैसा लगा आपको ये एपिसोड। फिलहाल अगले अतिथि एक और बहुत सरप्राइज, एक बड़ा नाम हम आपके पास लेके आ रहे हैं। आज की बातचीत में मुझे भी बहुत मजा आया। आपके प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। नमस्कार।